हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे और प्यारे से चैनल चिल्ड्रन स्टडी में। दोस्तों मैं आशीष यादव। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स द्रव का प्रवाह। ठीक है दोस्तों, द्रव के प्रवाह में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं द्रव के प्रवाह। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखिए द्रव का प्रवाह। द्रव के प्रवाह यानी फ्लो लिक्विड, इंग्लिश में क्या कहेंगे द्रव के प्रवाह को, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। और द्रव के प्रवाह में हमें पढ़ना कौन सा द्रव है, आदर्श द्रव के बारे में। किसके बारे में, आदर्श द्रव के बारे में, यानी आइडल लिक्विड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइडल लिक्विड। ठीक है दोस्तों, अब आदर्श द्रव के लिए होने की क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, यानी आदर्श द्रव क्या होते हैं, शून्य संपीड्यता एवं शून्य श्यानता। शून्य संपीड्यता यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी, यानी ये दो चीजें उसमें होनी चाहिए, तब हमारा द्रव क्या कहलाएगा, आदर्श द्रव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, आदर्श द्रव कहलाएगा। देखिए अब शून्य संपीड्यता क्या होती है, शून्य संपीड्यता क्या होती है इसको समझिए। शून्य संपीड्यता क्या होती है इसको देखिए। शून्य संपीड्यता यानी किसी द्रव पर, यानी वह द्रव जिस पर हम दाब लगाएं, ठीक है, अगर उस पर हम दाब लगाते हैं उसके आयतन में कमी ना हो, यानी हम उस द्रव के 1 लीटर द्रव है तो उसको हम आधा लीटर दबाव लगा के नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य संपीड्यता। यानी वह द्रव जिसको दाब लगाने से उसके आयतन में कमी ना हो, क्या कहलाएगा, शून्य संपीड्यता। ठीक है, क्या कहलाएगा, शून्य संपीड्यता यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी। और शून्य श्यानता क्या होती है, शून्य श्यानता। ठीक है, यानी मान लीजिए द्रव की दो परतें हैं, ठीक, द्रव की दो परतें हैं, तो द्रव की परतों के बीच, यानी द्रव की परत, यानी एक परत जो मान लीजिए द्रव की परतें, अगर एक परत इसके ऊपर से चले तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा, श्यानता। यानी इस पर जो बल है इस पर कार्य करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए जैसे जो ठोस होते हैं, दो ठोस, मान लीजिए दो ठोसों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर अगर चलाते हैं तो इनके बीच कौन सा कार्य करने लगता है, घर्षण बल कार्य करने लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल कार्य करता है जो इस वस्तु के सापेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो यानी शून्य श्यानता का मतलब होता है, यानी द्रव के बीच, द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला बल क्या हो, उसे श्यानता कहते हैं। इसमें क्या होनी चाहिए, शून्य श्यानता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब द्रव के प्रवाह के बारे में पढ़िए। इतना हो गया, आदर्श द्रव के बारे में पढ़ना है, आदर्श द्रव के प्रवाह के बारे में पढ़ना है। तो द्रव के प्रवाह, ठीक है, द्रव के प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको रफू कर दिया जाए। ठीक है, द्रव के प्रवाह, द्रव के प्रवाह के प्रकार। ठीक है, द्रव के प्रवाह यानी द्रव के प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, द्रव के प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं हमें पढ़ना। द्रव के प्रवाह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला धारा रेखीय प्रवाह, क्या कहलाएगा, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, धारा रेखी यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी धारा रेखी प्रवाह एक होता है हमारा प्रक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तब धारा रेखी प्रवाह क्या होता है इसको पढ़िए। ठीक है, धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है हमारा, जब किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार, किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार की, यानी वो किसी बिंदु से यानी इस बिंदु से, ठीक है, किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो कि वह किसी बिंदु से गुजरता है, यानी द्रव के कण किसी बिंदु से गुजरते तो उनका पथ क्या हो, उनका पथ एक ही हो। यानी एक कण आया द्रव का, वो भी इससे गया, और दूसरा है वो भी इस तरफ से गया, तीसरा है वो भी इसी प्रकार से, यानी इनका जो पथ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी किसी बिंदु से गुजरने वाला द्रव के कण, ठीक है, द्रव के कण किसी बिंदु से द्रव के कण को गुजरने पर
उनका पथ एक ही हो, यानी उनका पथ क्या हो, यानी एक, यानी एक कण आया द्रव का वो भी इस प्रकार से गया, दूसरा कण आया वो भी इसी प्रकार से गया, तीसरा कण आया यानी वो भी इसी प्रकार से गया। यानी कहने का मतलब है कि द्रव के कण किसी बिंदु से गुजरते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, उनके पथों का, उनके कणों का पथ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कणों का पथ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसी द्रव का, यानी किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो कि उसे किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कणों का पथ एक ही हो, क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, और देखिए धारा रेखीय प्रवाह में धारा रेखी पर, ठीक है, धारा रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, धारा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करी, यानी क्या करती है, द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। धारा रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्या करती है, द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करनी, द्रव का वेग की दिशा, यानी कण का वेग किधर है उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और देखिए एक चीज, कभी धारा रेखी प्रवाह एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, कभी धारा रेखी प्रवाह एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए कैसे नहीं काटती है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हमारी धारा जा रही है, ठीक, एक धारा ये आ रही है, ठीक, और एक धारा ये इधर से आ गई, ठीक, एक धारा ये इधर से आ गई, तो इस पे एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच जाएगी और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। यानी द्रव के कण आया इस प्रकार से, द्रव का कण आया यहाँ से गुजरा और इसका एक स्पर्श रेखा इधर खींच दिया और एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी। तो कोई भी कण हो, ठीक है, कोई भी, यानी हमने बताया है कि किसी द्रव की किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कण के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो किसी भी कण की वेग की दिशा एक ही होगी। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे दो अगर कर दे रहे हैं, ठीक है, कितना, दो, अगर यहाँ पे काट दे, अगर स्पर्श रेखा दो बार खींची जाएगी तो किसी कण का वेग तो एक ही तरफ होगा, दो तरफ तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि द्रव धारा रेखी प्रवाह कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और एक चीज बात है, किसी बिंदु पर, ठीक है, यानी मान लीजिए एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, इस बिंदु से गुजरने वाले, ठीक, इस बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कणों का वेग एक समान होगा। क्या होगा, द्रव यानी इधर से आया कोई कण, फिर इसी से गया, इसी से गया, इस पर जितने भी कण इस बिंदु से जाएंगे उसके वेगों के वेग क्या होंगे, उससे समान होंगे। ठीक है, और इससे भी क्या, अगर इससे भी अगर गुजरेंगे द्रव के कण तो उनका भी वेग क्या होगा, समान होगा। और इससे भी, यानी एक बिंदु से जितने कण गुजरेंगे उनका वेग क्या होता है, समान होता है। इनका भिन्न भिन्न भी हो सकता है और समान, यानी तीनों कण का क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न भी हो सकता है। बट अगर एक बिंदु से कोई कण गुजर रहा है तो उसका वेग क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो और एक चीज, धारा रेखी प्रवाह बहुत स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है, धारा रेखी प्रवाह स्लो होता है। ठीक है, क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, हमारा पहला हो गया धारा रेखी प्रवाह। दूसरा देखिए प्रक्षुब्ध यानी टर्बुलेंट फ्लो। प्रक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो किसी द्रव का वह, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, यानी कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है। टर्बुलेंट फ्लो में द्रव के कण क्या होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में चले, यानी बदतमीजी करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, बदतमीजी। ठीक है, यानी द्रव के वह प्रवाह, ठीक है, द्रव का वह प्रवाह जिसमें उसके वेग, कण के वेगों की दिशा क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। यानी यहाँ पे हमारा द्रव है, ठीक है, यहाँ पे द्रव है, समझो, समझने की कोशिश करो। आई देखिए, आपके पास जो भी थ्योरी है, किताब है आपके पास, टेक्स्ट बुक, उससे आप थ्योरी लिख सकते हैं। मेन पर्पज होता है समझना, या फिर जो हम बोल रहे हैं हमारा, आपने किताब से भी लिख ली, बस मेन पर्पज है यहाँ पे समझना। ठीक है, समझिए। देखिए प्रक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, प्रक्षुब्ध प्रवाह
प्रक्षुब्ध प्रवाह द्रव के वह कण, ठीक है, द्रव के वह प्रवाह जिसमें अनियमितता तथा टेढ़ी मेढ़ी की गति से चलना प्रारंभ कर देते, यानी द्रव के कण क्या टेढ़ी मेढ़ी, यानी द्रव के अंदर क्या भंवर धारा उत्पन्न हो जाए, क्या भंवर धारा उत्पन्न हो जाए, क्या कहलाता है हमारा प्रक्षुब्ध टर्बुलेंट प्रवाह। यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह में हमारे जो है द्रव के कण क्या चलते, टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में चलते, और ये जो बहुत फास्ट होता है, क्या होता है फास्ट फ्लो, ये क्या है फास्ट फ्लो, यानी बहुत तेजी से होता है, ठीक है, बहुत क्या होता है तेजी से होता है। जो होता है टर्बुलेंट प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग यानी क्रांतिक वेग कहने का मतलब है किसी द्रव का प्रवाह, ठीक है, किसी द्रव का प्रवाह जहां तक वह क्या हो धारा रेखी हो, जहां तक वो क्या हो धारा रेखी प्रवाह हो, वो क्या कहलाता है क्रांतिक वेग। यानी कहने का मतलब है अगर हम द्रव का प्रवाह कम रखते हैं, ठीक है, यानी कम रखते हैं तो क्या हो जाएगा धारा रेखी प्रवाह रहता है, धारा रेखी प्रवाह क्या रहता है धारा रेखी प्रवाह रहता है। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही अगर हम इसको द्रव का प्रवाह तेज कर दें, यानी द्रव का प्रवाह फास्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे फास्ट कर लीजिए नहीं, अगर फास्ट कर दें उसका क्या जब प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, क्या हो जाता है प्रक्षुब्ध प्रवाह, भी हमने बताया है प्रक्षुब्ध प्रवाह और धारा रेखी प्रवाह के बारे में। धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, धारा रेखी प्रवाह बहुत ही स्लो यानी स्लोली होता है, और प्रक्षुब्ध प्रवाह तेजी से होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी द्रव का वह प्रवाह, ठीक है, जहां तक वह धारा रेखी हो क्या कहलाएगा प्रक्षुब्ध प्रवाह, क्या कहलाएगा सॉरी क्रांतिक वेग कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है क्रांतिक वेग कहलाता है, ठीक है। तो क्रांतिक वेग क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए गंगा और यमुना का नदी आपको देखा ही होगा आपको, यानी गंगा जी, यानी जो गंगा जी का पानी है, गंगा जी का बहुत ही तेजी से होता है, क्या होता है बहुत ही तेजी से होता है, यानी क्या प्रक्षुब्ध प्रवाह है, क्या है गंगा जी का पानी बहुत ही तेजी से होता है, यानी कभी इधर से निकल जाती कभी उधर कभी वहाँ पे, यानी बहुत तेजी से उनका प्रवाह होता है, क्या होता है उनका प्रवाह जो बहुत तेजी से होता है, तो क्या कहलाती है हमारा प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। और जो गंगा जी का यमुना का पानी होता है, यमुना जी का पानी तो क्या होता है धारा रेखी यानी बहुत स्लोली बहता है, क्या होता है स्लोली प्रवाहित होता है, क्योंकि यमुना जी की गहराई थोड़ा अधिक है, ठीक है, तो स्लोली बहुत ही स्लोली होता है। तो द्रव का प्रवाह कम रखते हैं, फास्ट द्रव का प्रवाह जब हम कम रखते हैं तो प्रवाह हमारा धारा रेखी प्रवाह होता है, और फास्ट रखते हैं तो प्रचुर, यानी यहाँ पे लिख हम दे रहे हैं किसी द्रव का वह प्रवाह जहाँ तक द्रव धारा रेखीय प्रवाह बना रहे, जहाँ तक द्रव का जहाँ तक ठीक है एक सेकेंड जहाँ तक पास कर द्रव जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी क्या हो धारा रेखीय हो, क्या कहलाता है हमारा विशुद्ध प्रवाह धारा रेखीय हो, क्रांतिक वेग कहलाता है, क्या कहलाता है क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है, या इसे VC से प्रदर्शित करते हैं, इसे VC से प्रदर्शित करते, ये देखिए इसको समझिए, किसी द्रव का वह प्रवाह
ठीक है, यानी किसी द्रव का वह अधिकतम प्रवाह, ठीक है, कह सकते हैं किसी द्रव का वह अधिकतम प्रवाह जहाँ तक द्रव धारा रखे। यानी कहने का मतलब है कि अगर धारा को हम प्रवाहित करें, ठीक है, यानी उसके जहाँ तक कि धारा प्रवाहित प्रकार से, यानी धारा रेखी हो, ठीक है, क्या हो, धारा रेखी हो, और वो क्या कहलाता है, धारा, वो क्रांतिक वेग, यानी कि जैसे ही इसका हम वेग बढ़ा दें, जिसका जैसे हम इसका वेग बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध, यानी बदतमीजी पे उतार हो जाएगा। क्या कहेंगे, यानी बदतमीज कर हो जाएंगे, कहेगा। अगर ज़्यादा इस पर बल लगाए तो क्या कहेगा, यानी बदतमीज, जैसे बदतमीजी बात समझिए, सिंपल समझिए, किसी द्रव का वह प्रवाह, ठीक है, किसी द्रव का वह प्रवाह जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह, क्या धारा रेखीय प्रवाह हो, क्रांतिक वेग कहलाता है, ठीक है। इसे VC से प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, इसलिए इसको हम VC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एक इसका द्रव के प्रवाह रेनॉल्ड संख्या, यानी रेनॉल्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक ही थे, रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक समीकरण दिया था, ठीक है, और एक समीकरण और एक कांस्टेंट भी लगाया था उसका RE, ठीक है, रेनॉल्ड संख्या का, यानी ठीक है, इसको हम करते हैं तो ठीक है। देखिए तो चलो देखिए आप लोग, जो रेनॉल्ड साहब थे, इन्होंने प्रयोगों का, रेनॉल्ड साहब ने प्रयोगों यानी उन्होंने प्रयोग किया था, और प्रयोग किया था उन्होंने, तो रेनॉल्ड साहब ने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि क्रांतिक वेग का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी एक डी व्यास की नली है, ठीक है, डी व्यास की नली है जिसका घनत्व ρ है, तथा और इसका श्यानता गुणांक ईटा है, ठीक है। अब ये बोलेगा सर जी अभी यहाँ श्यानता गुणांक लाती है, क्या चीज़ है, देखिए अभी यहाँ पे श्यानता गुणांक ऐसे समझो, आगे इसके बाद अगली हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज़ हो उसके लिए बस थोड़ा रुक जाया करिए, ठीक है। यानी इसके बाद अगली हेडिंग हम श्यानता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझिए, यानी एक किन बार, यानी एक डी व्यास की एक नली है जिसका घनत्व ρ तथा श्यानता गुणांक ईटा है, ठीक है। तो इसका क्रांतिक वेग पर क्या क्या निर्भर करता है, यानी इस बातों पर निर्भर करता है क्रांतिक वेग। इन्होंने रेनॉल्ड साहब ने प्रयोगों द्वारा देखा था कि व्यास डी वाली नली और घनत्व ρ है, और श्यानता गुणांक वाली नली का क्रांतिक वेग किस प्रकार से निर्भर करता है, इस पर इन्होंने प्रयोगों द्वारा देखा था। तो देख लीजिए, यानी VC बराबर VC प्रोपोर्शनल D, ठीक है, और VC प्रोपोर्शनल ρ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तथा VC प्रोपोर्शनल ईटा, ठीक है, VC प्रोपोर्शनल ईटा, ठीक है। तो VC प्रोपोर्शनल ईटा आप लोगों ने बीमा में पढ़ा होगा, बीमा चैप्टर में, यानी किसी एक भौतिक राशि, ठीक है, यानी कोई एक भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उसका समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, उसका समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं आइए देखते हैं। यानी VC प्रोपोर्शनल D, यानी व्यास, ये जो व्यास है कितनी बार आएगा नहीं पता, व्यास कितनी बार आएगा नहीं पता हमें, ठीक है। तो मान लीजिए ये C बार आ जाएगा, ये C बार, और ये कितनी बार आएगा ये भी नहीं पता, ये B बार आ जाएगा, ठीक, और ये कितनी बार आएगा ये नहीं पता, इसको मान लेंगे श्यानता गुणांक A बार आ जाएगी, ठीक है। ये कितनी बार आएंगे, ये C बार, ये B बार और A बार, यानी समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 2 3 से, ठीक है, समीकरण 1 2 3 से हमारा क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे समीकरण जो हम इस पे लिखते हैं, 1 2 वा 3 से 1 2 वा 3 से क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1 वा 2 3 से, समीकरण 1 VC प्रोपोर्शनल DC इंटू ρB इंटू श्यानता गुणांक ईटा, इसको ईटा कहते हैं, श्यानता गुणांक को क्या कहेंगे ईटा, ठीक है, श्यानता गुणांक की ईटा के बराबर, तो हो जाएगा हमारा VC बराबर RE DC ρB ईटा ए। अब यहाँ पे RE क्या है, RE जो रेनॉल्ड साहब ने था, इन्होंने एक नियतांक दिया था RE, ठीक है, प्रयोगों के आधार पर एक नियतांक हमें दिया था RE कांस्टेंट है, ये क्या है बीमाहीन राशि है RE,
ठीक है। आर ई रेनॉल्ड संख्या है, रेनॉल्ड, आर ई क्या है, एक रेनॉल्ड संख्या है, ठीक है। आर ई क्या है, रेनॉल्ड संख्या है। ये एक बीमाहीन राशि है, ठीक है। ये क्या है कि बीमाहीन राशि है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक। समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, ठीक है। दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 की दोनों पक्षों की बीमा, बी सी क्या है हमारा, वेग, वेग की बीमा m0 l t इनवर्स ये होती है, बराबर आर ई बीमाहीन राशि है, आर ई बीमाहीन राशि है, ठीक है। आर ई क्या है, बीमाहीन राशि है। और ये डी, डी का यानी व्यास, व्यास का होता है यल, व्यास की बीमा यल पावर सी इंटू हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब बचा घनत्व, इसकी बीमा होती है यम यल, इसकी एम एल टी क्यूब, इसकी बीमा एम एल की पावर -3, एम एल की पावर -3। और बचा ईटा, देखिए ईटा की बीमा हमारा हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। एम इनवर्स एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। एम एल इनवर्स टी इनवर्स, यानी देखिए यहाँ पे ईटा की बीमा होती है हमारा एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। ये बीमा होती है, अभी यहाँ पे रख के हम बता देंगे इसकी बीमा आगे हम जब इसकी अगली हेडिंग पढ़ेंगे, इसके बाद इसको कैसे निकालते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, आगे पढ़ें। बस अपना यहाँ पे मान रख लो, यानी अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो आप अभी अपना काम चलाना है, ठीक है। तो हो गया एल टी इनवर्स बराबर, अब देखिए यहाँ पे हम इनके घातों की, यहाँ पे ये घात क्या है, इसकी घात रो की घात एक थी, इसकी घात ए थीटा की घात ए थी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गुणन वाला, यानी जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, वो वाला फॉर्म। यहाँ पे देखिए एम है, यहाँ पे भी एम है, यम यम मिलके क्या हो जाएगा, यम। यहाँ पे यल है, देखो यल है, और यहाँ पे और कहीं यल है, यल यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यल यहाँ पे भी 3 है, तो हमारा हो जाएगा यल, ठीक है। यल का हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, बराबर घातों की, यहाँ पे देखो यम यल की पावर, यहाँ पे को माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यानी यल की पावर सी प्लस -3b प्लस -3b और -a, ठीक, -a और b क्या, यानी m बराबर क्या है, m की पावर b, m की पावर, यानी m बराबर इंटू m a प्लस b, क्या आ जाएगा हमारा a प्लस b, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा a प्लस b, ये नहीं जाएगा, सॉरी 3am a प्लस b, और क्या हमारा बचा t की पावर माइनस का a, t की पावर -a हो जाएगा केवल हमारा, ठीक, t की पावर -a, ठीक। अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तो देख लीजिए यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, m की तुलना कीजिए, m बराबर a प्लस बी, यानी यहाँ पे m की घात a प्लस बी, और यहाँ पे m की घात 0, तो यानी a प्लस बी बराबर 0। समीकरण नंबर समीकरण नहीं, इसको मानिए a प्लस बी बराबर 0, और यल बराबर यल की घातों की तुलना क्या हो जाएगा,
माइनस ए, इसको उल्टा करके ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए बी 3 प्लस का सी, ठीक है, माइनस ए माइनस 3b प्लस का सी बराबर यहाँ पे एल की घात 1, ठीक है, और टी का यानी माइनस ए बराबर माइनस का 1, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर 1 और बी बराबर माइनस का 1, सी बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, यानी ए का मान हमने 1 निकाला है तो ए का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो ए का मान यहाँ पे रखेंगे, देख लो समझ लो। ए का मान 1 है, 1 प्लस बी बराबर 0, एक को इधर देखें तो बी बराबर का माइनस का 1 आ जाएगा हमारा, और बी का और ए का मान समीकरण नंबर इसमें इस वाले में रख लो, माइनस का 1 हो जाएगा, देख लो माइनस का 1 माइनस 3 और 3 प्लस का सी, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का 1 माइनस का बी बराबर -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, तो यानी क्या बचेगा हमारा प्लस का 2, यानी प्लस का 2 यहाँ पे यानी सी बराबर माइनस का 2 हमारा आ जाएगा। क्या नहीं, एक सेकेंड थोड़ा वीडियो यूज कर बढ़िया। तो देखिए माइनस का 1 ए का मान 1 रखेंगे, -1 हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 प्लस का सी बराबर 1 घटाएंगे तो हमारा सी बराबर 2, 1 -2 हो जाएगा, सी बराबर 1 -2, 1 में से 2 यानी सी बराबर माइनस का 1, तो सी बराबर माइनस का 1। इस ए और बी का मान, ए और बी का मान तथा ए और बी तथा सी का मान, ठीक है, ए और बी तथा सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारा क्या था, यही है समीकरण 4। तो हम समीकरण 4 यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखते हैं, बी सी बराबर आर ई इंटू डी सी रो बी इंटू ईटा की पावर ए, यही था, ठीक है। तो मान रख दीजिए सबका, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर, तो बी सी ए का मान, आर ई को ऐसे लिख दो, आर ई ए का मान क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे डी है, सी का मान, यहाँ से सी का मान डी की पावर -1 और घनत्व है बी का मान माइनस का 1 यानी घनत्व की पावर -1, ए का मान ईटा की पावर 1, ए का मान एक ईटा की पावर 1, और यहाँ पे देखो ये सब जो इनवर्स में इसको कर दो नीचे, यानी इनवर्स का मतलब बटा, यानी नीचे प्लस में हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, आर ई ईटा बटा में डी इंटू रो, हमें ईटा निकालना है, तो ईटा को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईटा की आर ई बराबर ईटा की पावर बी सी, तो हो जाएगा हमारा डी बट्टा में क्या आ जाएगा, बी सी बट्टा में, थोड़ा बीच करो। देखो हमें रेनॉल्ड संख्या ज्ञात करनी है, यानी क्या करनी है कि रेनॉल्ड संख्या आर ई बराबर, तो डी इंटू रो को ले जाएंगे इधर, तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी समीकरण को यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जगह का मान, तो क्या हो जाएगा, बी सी, देखिए यहाँ पे बी सी बराबर आर ई इंटू ईटा अपान डी इंटू रो, ठीक है, डी इंटू रो, डी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी डी रो बटे ईटा को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा बटे ईटा बराबर आर ई। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर ई बराबर बी सी डी रो बटे ईटा, यानी क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड संख्या बी सी डी रो बटा ईटा। क्या फिजिक्स की क्या भाषा है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको आप यूज़ कर करके वीडियो देखिए, यूज़ कर करके एक लाइन नोट कीजिए और अच्छे से समझिए, चलिए ठीक है। तो हम समझ रहे हैं स्क्रीनशॉट फोटो खींची गई होगी इसकी,
तो अब मिटाया जाए इसको, ठीक है। आपको कहा था आर यानी रेनॉल्ड संख्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड साहब ने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जब कोई द्रव का प्रवाह हो रहा है, यानी जब किसी द्रव का प्रवाह हो रहा है तो उसमें जो है वह कब धारा रेखी है, और जैसे ही कुछ मान अधिक कर देते हो तो उसका क्या हो जाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। उन्होंने एक यही कांस्टेंट दिया था आर ई, जो एक विमाहीन राशि है। यदि आर ई रेनॉल्ड के अनुसार, ठीक है, रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 से कम है, क्या है 1000 से कम है, तो द्रव क्या हो जाएगा, धारा रेखी। पक्की बात बता रहे गंगा मैया की कसम खा के, ठीक है, धारा रेखी प्रवाह होगा यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 से कम है। और यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो और यानी जब ही रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 से कम हो तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, द्रव का धारा रेखी प्रवाह होगा। जैसे ही रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। और एक चीज किसी ने पूछा नहीं, बता दे रहे हैं आर ई, यानी जैसे ही रेनॉल्ड संख्या का मान 1500 से 1000 से 2000 के बीच में रहेगा, ठीक है, यानी 1000 से 2000 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ना ही द्रव का प्रवाह धारा रेखी रहेगा और ना ही प्रक्षुब्ध होगा, ठीक है। क्या होगा, ना ही प्रक्षुब्ध होगा और ना ही धारा, यानी हम बता नहीं सकते क्या है, ठीक है, ठीक है।